आज 7 जनवरी है। जम्मू कश्मीर के जो हादसात और वाक़यात का एक बड़ा इलाबोरेट सा कैलेंडर है, उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। आज के रोज़ 2016 में उस वक़्त के चीफ़ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का इंतकाल हो गया था। और पिछले साल जब 2020 में जब उनकी तीसरी बरसी थी, 7 जनवरी को मैं बात कर रहा था इसी तरह से, तो मैं उस दिन कह रहा था क्योंकि उस रोज़ जो फॉर्मर 3 चीफ़ मिनिस्टर, जो 3 साबका चीफ़ मिनिस्टर थे, वो हिरासत में थे। मैं ये कह रहा था उस दिन कि अगर आज मुफ्ती साहब ज़िंदा होते, उस दिन की बात है कि अगर मुफ्ती साहब ज़िंदा होते, तो उनको कहाँ पे रखा हुआ होता? वो चश्मा-शाही के किसी हट में होते, हरी पैलेस में होते, किसी होटल में उनको रखा हुआ होता, या क्या ऐसा भी हो सकता था कि अगर मुफ्ती साहब बाहयात होते, तो जो 2018 में या 2019 में या उसके बाद होने वाले जो इवेंट्स हैं, हो सकता है उन इवेंट्स का जो तरीक़ाकार है, उन इवेंट्स की जो शक्ल है, वो शक्ल ही शायद मुख्तलिफ होती। खैर, ये तो बातें रही क्यासराइयों की। अब ये 3 चीफ मिनिस्टर्स भी बाहर आ चुके हुए हैं काफ़ी देर से। बाकी भी जो लोग थे वो भी तमाम रिस्ट्रिक्शंस से बाहर हैं ज़्यादातर। और सियासी अमल एक नए तरीक़ाकार के साथ, एक नए तरीक़ा के साथ सियासी अमल फिर से बहाल है, और ये साबका चीफ मिनिस्टर्स ये भी सियासी अमल में पूरी तरह से शामिल हैं। लेकिन आज इनके बीच मुफ्ती साहब नहीं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। यूँ तो जो मुफ्ती साहब का सियासी सफ़र है और उनका जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर ख़ास करके जो इम्पैक्ट, और मुल्क की सियासत के ऊपर भी एक बहुत तरीके के साथ उनका इम्पैक्ट रहा, उसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। शायद मैं भी किसी ऐसे अमल में शामिल हूँ, इस वक्त मसरूफ़ हूँ। लेकिन आज के रोज़ कुछ पर्सनल एनेक्डोट्स एज़ ए रिपोर्टर, मेरा क्या मेरी जानकारी है मुफ्ती साहब के बारे में, एज़ ए रिपोर्टर मैंने उनको कैसे देखा, और कुछ जो ज़ाती यादें हैं वो रिकॉल करके मैं आपके सामने पेश करूंगा। असल में जो जर्नलिस्ट्स होते हैं, इनको एक प्रिविलेज हासिल होती है पूरी दुनिया में कि पॉलिटिशियंस को बहुत नज़दीक से एग्जामिन करने का मौका मिलता है। पॉलिटिशियंस की ज़िंदगी वैसे तो आवाम के सामने होती है, लोग तज्जिया करते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट को कुछ थोड़ा ज़्यादा एक्सेस हासिल हो जाता है उनके नज़दीक इवेंट्स वगैरह अटेंड करते करते, कि वो ज़्यादा नज़दीक से देख पाते हैं और अपनी असेसमेंट दे सकते हैं। तो इसके चलते बहुत सारे जर्नलिस्ट्स ने दुनिया भर में, जो पॉलिटिशियन जिनके नज़दीक उन्होंने काम किया, उनके बायोग्राफिकल अकाउंट्स लिखे। बहुत सारे जर्नलिस्ट्स ने पॉलिटिशियंस की जर्नीज़ और उनके काम के इम्पैक्ट के बेसिस के ऊपर जो तब्दीलियाँ सोसाइटीज़ में आई, उनके ऊपर भी किताबें लिखीं। मुफ्ती साहब के ऊपर भी ऐसी शायद कोई लिखी जा रही होगी। लेकिन एज ए रिपोर्टर मैं कैसे जानता था मुफ्ती साहब को, मैं वो बताऊंगा। मैं नाम बड़ा सुना हुआ था मुफ्ती साहब का, मैंने खास करके 80s के डेकेड में मैंने बड़ा नाम सुना हुआ था उनके, और उनके ड्राइवर के किस्से, श्रीनगर शहर के वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें जितनी उस वक्त 10-12 साल के बच्चे को जितनी समझ आ सकती है, इतना मैंने बहुत सुना हुआ था। लेकिन पहली बार मुझे उनकी शक्ल देखने का मौका कब मिला है, वो था 1989 में। गालिबन ये मिड मिड ऑफ दिसंबर रहा होगा। मेरी कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी और मुझे वालिद साहब दिल्ली लेकर गए, और जब वहाँ से मुझे एग्जैक्टली याद है कि चांदनी चौक से वीडियो कोच बस जो है वो भरी जाया करती थी जम्मू के लिए। उस वीडियो कोच बस में बैठने से पहले मैंने देखा कि नीचे कोई अखबार फरोश था, वो अखबार बेच रहा था, तो मैंने वहाँ से एक अखबार उठा ली। उस अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर एक तस्वीर थी, ब्लैक एंड वाइट एक तस्वीर थी। उसमें मुफ्ती साहब ने अपनी बेटी को गले के साथ लगाया हुआ था, और वो था रूबिया सईद किडनैपिंग का केस। रूबिया रिलीज़ हो चुकी थी शायद उससे पहले दिन। ये मेरे ख्याल से 14 या 15 दिसंबर 1989 की बात रही होगी। वो था जब मैंने पहली बार देखा था फ़ोटो में कि मुफ्ती सईद साहब की शक्ल जो है वो किस किस्म की है। खैर, वो उस वक्त होम मिनिस्टर थे मुल्क के, तो एक एक्साइटमेंट होती है पॉलिटिशियंस की कि किस तरह से काम करते हैं, ये कौन लोग होते हैं जो इतने बड़े ओहदों के ऊपर, इतने बड़े दफ्तरों में पहुंच जाते हैं, कि जिनके हाथों में कौमों की तकदीरें आ जाती हैं, इनके एक फ़ैसले के साथ, एक दस्तखत के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इसी दौरान कुछ और डेवलपमेंट हुई, यानी जनवरी 1990 में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब इस्तीफ़ा दे गए। उनकी बिल्कुल यंग थे उस वक्त भी। अभी मेरे ख्याल से 2.5 साल ही हुए थे उनकी सरकार को बने हुए, मैंडेट 6 साल का था उनके पास। वो इस्तीफ़ा दे गए, और कहा यह गया कि उन्होंने, मुफ्ती साहब ने बतौर होम मिनिस्टर वहाँ से जगमोहन साहब को गवर्नर लगाया जम्मू कश्मीर का, और ये बात फ़ारूक अब्दुल्ला को कतई पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर रिकॉल कर लो आप जगमोहन का, वरना मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। उन्होंने ऑर्डर नहीं रिकॉल किया, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया।
अभी हम हाल में देखते हैं, मैंने महमूदुर रहमान जो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी किताब पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने जब देखा, देर रात तक उन्होंने इंतज़ार किया कि नहीं उन्होंने रिकॉल किया है जगमोहन की अपॉइंटमेंट का ऑर्डर, तो उन्होंने सुबह 4 बजे महमूदुर रहमान को अपने घर बुलाया और अपने इस्तीफ़ा के कागज़ दिए। उन्होंने कहा कि ये जाकर राजभवन में दे आओ, और वो राजभवन में गए। तब जगमोहन आए सुबह 10 बजे से एक स्पेशल फ़्लाइट से, स्पेशल हेलीकॉप्टर से आए, तो उन्होंने हल्फ लिया। उसके बाद 90s के डेकेड में जो है, जब जगमोहन के आने के बाद यहाँ पे सूरत हाल हुई, उसके बाद एक गवर्नर आए, दूसरे आए, तो 90s के डेकेड में कुछ माहौल इस तरह से बना, खास करके जब 95 में पहली बार फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने 4 साल के बाद एक पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा लगाया, तो उस पर रेडियो पे या मुख्तलिफ जगहों पे अखबारात में जितनी भी दस्तयाब हमें हो सकती थी, उसमें वो एक बात हर जगह करते थे कि मुफ्ती सईद ने गलत किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये सारे जो हालात बिगड़े, ये मुफ्ती सईद की वजह से बिगड़े, क्योंकि उसने जगमोहन को भेजा था। मैं बाद में एक और किताब पढ़ रहा था, इंद्र कुमार गुजराल की किताब है, वो थे वीपी सिंह की गवर्नमेंट में, वो भी मिनिस्टर थे। इंद्र कुमार गुजराल ने एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिवोट किया हुआ है, जो जगमोहन की पोस्टिंग है बतौर गवर्नर जम्मू कश्मीर। वो ये कहते थे, मैंने एक दो जो एपिसोड, जिस दिन मैं सरदार बूटा सिंह का एपिसोड किया, मैंने उनकी मौत के ऊपर बात की 4-5 दिन पहले, उस दिन मैं बात कर रहा था कि बूटा सिंह ताल्लुक़ रखते थे पंजाब से, तो एक पासिंग रेफरेंस में मैंने कहा था कि पंजाब के मामलात के ऊपर बूटा सिंह का इन्फ्लुएंस उतना ही था, उनकी जो एम्पावरमेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उतनी ही थी जितनी मुफ्ती सईद साहब की जम्मू कश्मीर के मामलात में थी। कहने का मतलब ये कि ना बूटा सिंह को पंजाब के मामलात में कंसल्ट किया जाता था, तो ना मुफ्ती साहब को जम्मू कश्मीर के मामलात में कंसल्ट किया जाता था। गुजराल जो उनके कैबिनेट कलीग हैं, वो कहते हैं कि वीपी सिंह के घर पे एक पूरी रात मीटिंग चली, फिर उन्होंने कहा सुबह 5 बजे अपने जो कैबिनेट कलीग थे 2-3, उनको बोला कि आप घर जाइए और फ्रेश होकर नाश्ता वाश्ता करके वापस आइए, 8:30 बजे हम मीटिंग दोबारा रिज्यूम करेंगे। ये जो 2-3 दिन की सारी डिस्कशन चल रही थी जगमोहन को गवर्नर लगाने की, तो गुजराल कहते हैं कि इस दौरान मुफ्ती सईद उसमें शामिल थे ही नहीं। तो गुजराल एक अपना ही असेसमेंट देते हैं कि मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मुफ्ती क्या सोचेगा कि उसको कंसल्ट किए बिना जगमोहन को श्रीनगर भेज दिया गया। एनीवे, ये तो अभी मैंने इन किताबों में पढ़ा है। तो 90s के डेकेड में जब फ़ारूक साहब तकरीरें करते थे, तो तब मुफ्ती साहब के बारे में और जानने का मौका मिला। 96 में एक अचानक से बिल्कुल एक डेवलपमेंट हो गई कि जब 96 में दोबारा जमहूरी निज़ाम बहाल हुआ, इलेक्शन होने लगे 6 साल के वक्फा के बाद, तो ये जनता दल में थे उस वक्त मुफ्ती साहब, इन्होंने अचानक से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इनके ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस ने ज़्यादातर जो मैंडेट्स हैं, टिकट्स हैं, लोगों को असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए दे दिए हुए थे। इन्होंने दिल्ली में जब कांग्रेस ज्वाइन की, तो इन्होंने एक अपनी शर्त रखी थी, इन्होंने कहा मैं तभी ज्वाइन करूंगा कि जो लोगों को मैंडेट्स देने हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, 96 की टिकट्स देनी है, वो लिस्ट मेरी होगी, जो आपने पहले शाया की है वो नहीं होगी। तो लिहाजा बहुत सारे लोगों के जो मैंडेट्स देने वाले थे, उन तक के जो है वो टिकट छीन लिए, और मुफ्ती साहब ने फिर खुद आके उस पर अपने तरीके से एक नई लिस्ट बनाई, तो एक नया पॉलिटिकल सिस्टम वो बनाना चाहते थे। मेरी मुलाकात कुछ इस तरह से हुई कि मेरा जो जर्नलिज्म में जो सफ़र शुरू होता है, ये कोइंसाइड करता है उस साल के साथ जब मुफ्ती साहब ने एक नई, बिल्कुल एक फ्रेश इनिंग पॉलिटिक्स में खेलनी शुरू की 1999 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बना के। तो मैं कश्मीर टाइम्स अखबार में मैंने ज्वाइन किया था, तो मौका मिलता था मुफ्ती साहब की जो जम्मू के इर्द गिर्द छोटे मोटे जलसे होते थे, 2-4-5-6 महीने के बाद जब मैं थोड़ा सेटल हो गया ना, तो उसके बाद मुझे मौका मिलता था। पहले नए नए रिपोर्टर को पॉलिटिकल बीट्स के ऊपर नहीं भेजा जाता था, तब तरीक़ेकार होते थे अखबारों के। अब तो मोबाइल जिसके पास है तो जाके कुछ भी कवर कर ले। तो मुझे मौका मिलता था, मुझे उनकी जो तकरीर, मुझे एक एक्साइटमेंट ये होती थी कि यार ये आदमी होम मिनिस्टर रहा था अभी 10 साल पहले, और वो सारी बातें रिकॉल होती थी। मैंने कैसे चांदनी चौक में अखबार में इनका फ़ोटो देखा था, तो एक एक्साइटमेंट होती थी एज ए यंग पर्सन 23-24 साल की उम्र में, कि ये कैसे होते हैं मुफ्ती साहब, क्या बात करते हैं, ज़रा सुनते हैं इनकी बात। ये तो पूरे 90s के डेकेड में इन्हीं के सारे किस्से सुनते आ रहे हैं, इन्होंने ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो इनके जलसों में मैं जाता था, बड़े ही मोनोटोनस और बहुत ही बोरिंग स्पीच, हर जगह बिल्कुल लुत्फ नहीं आता था इनकी स्पीच में, क्योंकि आज इनकी स्पीच मढ़ में है वही तकरीर है, कल बिश्नाह में वहाँ पे भी वही तकरीर है, परसों अखनूर में है वहाँ पे भी वही तकरीर है। अब जो पार्टी के होते थे फंक्शनरीज और जो मीडिया के साथ में टीम होती थी, उनकी तादाद ज़्यादा होती थी, लेकिन
जो सुनने वाले हैं उनकी तादाद कम होती थी। ये भी एक नई चीज़ मेरे लिए, एक लर्निंग का एक प्रोसेस था कि पॉलिटिक्स में हार्ड वर्क, पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। इसको भी मैंने लर्न किया कि अगर इनके जलसे में 22 लोग आए हैं, 25 आए हैं, आज क्या होता है कि एक बड़ा छोटा सारा कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, वो देखता है कि अगर जलसे में अच्छी तादाद में लोग नहीं तो वो मायूस हो जाता है। इनके 30, 32, 35 लोग होते थे, तब भी ये डेढ़ डेढ़ घंटा तक तकरीर करते रहते थे और बाद में आके कहना बहुत अच्छी तकरीर हो गई। तो हम समझते खाक अच्छी तकरीर हो गई, सुनने वाला तो कोई था नहीं। तो इनका एक अपना असेसमेंट होता था, ये कहते थे कि नहीं, ये जो जिन्होंने एक डेढ़ घंटे सुना है, ये मैसेज जो है वो यहाँ से ट्रैवल करेगा। मेरे लिए दो टू फोल्ड एक्साइटमेंट थी इसमें। एक तो ये था कि मुफ्ती सईद को नज़दीक से देखने का मौका मिलता था, सुनने का मौका मिलता था कि आदमी है कौन है। दूसरा ये था कि ये इंतज़ामात करते थे मीडिया के लिए, एक दो गाड़ियाँ वाड़ियाँ रखते थे, तो वो सुमो टाइप की एक गाड़ी हुआ करती थी, उसमें बैठकर हम सारे लोग जाते थे, तो हमारी एक पिकनिक हो जाती थी। इनका जब भी जम्मू का दौरा होता था तो हम इस एक्साइटमेंट में होते थे कि आज मुफ्ती साहब की यहीं यहाँ जलसा है, वहाँ जलसा है, तो हम जाएंगे तो हमारी भी एक आउटिंग हो जाएगी। पहली बार मुझे जो एक आउटडोर एक बड़े ट्रैवल के लिए 6-7 दिन इकट्ठे ट्रैवल करने का मौका मिला, वो था ये इसके रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के दौरे पे थे। चिनाब वैली उसको कहते हैं, लेकिन कई लोग एतराज़ करते हैं, तो लिहाजा मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ उसको। मैं उस दौरा पे थे, तो तब पहली बार मुझे प्रॉपर इनकी कवरेज के लिए एक असाइनमेंट मुझे दी गई कि आप जाइए। मैं गया, सबसे पहले रामबन में इनकी एक मीटिंग थी। रामबन में मैंने मीटिंग, वो जलसा किया इन्होंने बड़ा, वही तकरीर। मुझे पद्मनाभ भान ने ये कहा कि बोली से नहीं, गोली से नहीं, बोली से बात बनेगी। फिर मैंने वाजपेयी जी को ये कह दिया, फिर उसके बाद मुशर्रफ ने वहाँ से ये कह दिया, आधी बात यहाँ से वाजपेयी की, उसको वहीं काट के उसके साथ मुशर्रफ की। वो आपको पूरी तकरीर सुननी पड़ती थी, क्योंकि वो आधे आधे सेंटेंस जो है वो छोड़कर ऐसे हुआ ना कि भी थ्रेड्स जो है वो ऐसे बिखेर देते थे, फिर लास्ट में उनको इकट्ठा करते थे। अगर तब तक आप में पेशेंस बची हुई है तो जो सेंट्रल मैसेज उसमें से निकल सकता तब जाके आपको मिलता था। अगर आपने पेशेंस बीच में ही लूज कर दी है तो यू वुड नेवर अंडरस्टैंड कि मुफ्ती सईद क्या कहना चाहते थे। वही तकरीर जो जम्मू में होती थी, कहीं पे भी होती थी, सांबा में होती थी, वही तकरीर रामबन में भी। तो हम आपस में गपशप किया करते थे कि मुफ्ती साहब की जो रिपोर्टिंग करनी है, जो कवरेज करनी है, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ डेट लाइन चेंज करनी है कि ये जम्मू में नहीं बोल रहे थे, ये रामबन में बोल रहे थे। बाकी तकरीर अगर आप पूरी की पूरी वही रखें तो मुफ्ती साहब उसको डिस्प्यूट नहीं कर पाएंगे कि एक लफ्ज़ यहाँ से वहाँ हुआ है। वो एक ही तकरीर आप हफ्ते के बाद उसको इस्तेमाल करें, 15 दिन के बाद इस्तेमाल करें, वो तकरीर वैसी ही रहेगी। तो मैंने कहा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं। ये तकरीर करते रहे, मैं आराम से बैठा रहा, मैंने उनको वो ध्यान ही नहीं दिया कि व्हाट इज़ ही सेइंग। जब तकरीर ख़त्म हो गई, ये अंदर खाना खाने के लिए चले गए डाक बंगलों में, तो जो लोग आए हुए थे वहाँ पे कोई लगभग 100 सवा 100 के करीब लोग थे। मैंने उनमें से कुछ लोगों के साथ बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कौन है ये, क्यों आए थे आप? कहते जी ये हमने इसके बारे में ये सुना है, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह सारी दूसरी तीसरी बातें जैसी उनको समझ आती थी वो सारी बताई। मैंने कहा जी आप कहाँ से आए? कहते जी उन्होंने सफ़र बताया, इतना सफ़र हम तय करके आए। तो मैंने वैसे करके एक रिपोर्ट बनाई कि मुफ्ती सईद, हाउ इज़ ही इंस्पायरिंग होप अमंग पीपल, एक नई उम्मीद लेकर। क्योंकि इन्होंने सारा टू फोल्ड एजेंडा था इनका। एक था करप्शन के खिलाफ, और दूसरा था करप्शन का एक बहुत बड़ा नैरेटिव बिल्ट हुआ था उस वक्त, गुड गवर्नेंस के लिए एक बड़ा नैरेटिव बिल्ट हुआ था, और फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को एक एज ए विलन जो है वो लोगों के सामने पेश किया गया था। तो फिर लोगों को लगता था कि सुनते हैं ये क्या कहते हैं। और दूसरी थी ये कि लोगों के की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो, क्योंकि मिलिटेंसी के साथ लड़ते लड़ते बहुत सारी ज़्यादतियाँ दोनों तरफ से होती थी, आसानी पैदा की जाए। उसके बेसिस के ऊपर, जिसको वॉक्स पॉप बोलते हैं, कि अवाम की क्या राय है इनके बारे में, मैंने कोई 10-12-15 लोगों के साथ बात करके एक रिपोर्ट बनाकर कागज़ के ऊपर लिख कर इमीडिएटली कैमरा के रोल के ऊपर रबड़ लगा के, जो उधर से कोई बस आने वाली जम्मू थी उसमें भेज दिया। दूसरे दिन के अखबार में वो छप गया। दूसरे दिन का पड़ाव था डोडा में। जब वहाँ पे पहुँचे तो इनका ये होता था, मैंने बाद में जब थोड़ा सारा मैं करीब से और इनको देखने लगा, विज़िट करने लगा, तो सुबह सुबह अगर आप इनके पास जाएँ तो मुफ्ती साहब बैठे होते थे, 15, 18, 20, मतलब ऐसी बहुत सारी अखबारें जिनको आप कंटेम्पचुअसली इग्नोर करते हैं कि यार ये तो बिल्कुल एक बकवास अखबार है, रद्दी अखबार है, इसको तो हाथ भी नहीं लगाना। वो भी सारी उन्होंने बिछा कर बैठे होते थे, वो सब अखबारों का देखते थे।
बेंगलोर से, मुंबई से, कलकत्ता से, वहाँ से मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किए हुए होते थे, जो बाय एयर मेल भी आया करते थे। अगर हफ्ते के बाद भी मौका मिलता तो पैकेट खोल के सारे को देख लेते थे कि स्टेट्समैन में क्या एडिटोरियल आया है, पायनियर में क्या आया है, डेक्कन हेरल्ड में क्या आया है, एशियन एज में क्या है। तो वो देखते थे कि मुल्क में, क्योंकि आज तो सारी चीज़ इंटरनेट के ज़रिए आपके पास एक्सेसिबल है। ये उस वक्त की बात है जब अखबारों से ही पता चलता था कि किसी ने कहीं पे क्या बयान दिया हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग था। अब क्योंकि जब टूर पे होते थे तो अखबार शाम को मिलती थी, शाम को इनको अखबार मिला तो ये पढ़ा जब इन्होंने अखबार, तो इन्होंने पूछा जो अपने पार्टी के कलीग्स हैं, कहते ये कौन है साथ में आया हुआ। तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे एक नया लड़का है, तो वो आया, कहते इसको बोलना ज़रा ये आ जाएगा, डिनर आज इकट्ठे कर लेंगे। तो दैट वाज फर्स्ट डायरेक्ट दिस थिंग एक्सेस के भी आप आमने सामने बैठ कर फिर उन्होंने पूछा, ये पूछा, वो पूछा, हाँ आपकी इसमें क्या राय है, उसमें क्या राय है, असेसमेंट वगैरह सारी वो ली। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा कि आज तो होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर बिल्कुल खाना वाना खाने का मौका मिल गया। इस तरह से करके ये जर्नी शुरू हुई। दैट वाज अ बिगनिंग, और वो हमेशा आगे वो बढ़ता गया। इनके पास जो थे सिक्योरिटी वगैरह के इकदामात और प्रोटोकॉल वगैरह, वो उसमें मैंने अप्स एंड डाउन्स बड़े देखे। कभी इनका कैवलकेड बहुत बड़ा होता था, इनके डिस्पोजल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और खूब सिक्योरिटी बंदोबस्त होता था। लेकिन कभी कभी जो है हालात बहुत ख़राब होते थे। उससे मुझे लगता था कि इनके कोई दोस्त हैं कहीं पे, जब वो खुश होते हैं तो इनके इंतज़ामात सारे अच्छे कर देते हैं, जब वो नाराज़ होते हैं तो इंतज़ामात थोड़े ख़राब होते हैं। एक बार कहीं पे जा रहे थे तो इनके हवाले एक एम्बेसडर कार की हुई थी जिसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब थी। रास्ते में वो कार ब्रेक डाउन हो गई। तो हमारे लिए, मीडिया के लिए, एक सुमो गाड़ी जो है वो रखी हुई थी। जब वो गाड़ी वाड़ी ख़राब होगी, कुछ अच्छा इंतज़ाम नहीं हुआ, तो फिर मैं और मुफ्ती साहब एक ही सीट के ऊपर बैठकर हमने ट्रैवल किया। रास्ते में डिस्कशन हुई, 2-3 चीज़ें उन्होंने पूछी, कहीं पे देखे हमने एक जगह मुर्गों का झुंड इकट्ठा वो मिला। तो उसके ऊपर ऐसे कोई डिस्कशन हुई पोल्ट्री के बारे में, तो मैंने कहीं उन्हीं दिनों कोई खबर पढ़ रखी हुई थी कहीं पे। तो मैंने कहा जी देखिए ये पोल्ट्री का कितना, अगर यहाँ पे एग की प्रोडक्शन हो, पोल्ट्री फार्म्स खुलें जगह जगह, एक तो लोगों के आमदनी के ज़रिए बनते हैं और हम सेल्फ रिलायंट, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट होते हैं। तो दूसरे दिन कहीं मैं देख रहा था कि वही उसी जर्नी के ट्रैवल के दौरान वो अपना जलसा कर रहे थे। तो उन्होंने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है उसके बारे में वो बात मेरा अचानक से ध्यान गया। तो वो कल के रोज़ जो हम वो मुर्गों के बारे में और अंडों के बारे में बात कर रहे थे, वो बात आ गई। वो देखते देखते इस तरह से डेवलपमेंट होती गई। तो 2002 के इलेक्शंस आए। इलेक्शंस में कुछ ऐसे मुझे एक इंटरनल एक फीलिंग, एक वाइब्स सी जो है वो इस किस्म की मुझे आनी शुरू हो गई कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी ए मेजर पॉलिटिकल प्लेयर इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इसको सारे डिसमिस करते थे। इसको बहुत ज़्यादा जो होप के साथ मैं देखता था, और भी कुछ लोग देखते थे, लेकिन इतने ही शिद्दत के साथ एक शख्स और देखता था, वो थे फारूक अब्दुल्ला साहब। बाकी सारे लोग हैरान हो जाते थे कि ये मुफ्ती साहब की पार्टी की बाई इलेक्शन के ज़रिए 2 सीट्स हैं टोटल असेंबली में। इनके साथ कोई बड़े चेहरे नहीं हैं इनके साथ चलने वाले। ये फारूक अब्दुल्ला अपनी असेंबली में या असेंबली के बाहर हर एक तकरीर मुफ्ती सईद से शुरू करके मुफ्ती सईद तक ही क्यों ख़त्म करते हैं। वो जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस है लोगों के पास जो नरेटिव बिल्ड करने में, वो फारूक साहब ने खुद भी काफ़ी मदद की। तो इस दौरान जो मैं ये पेशेंस और परसिवरेंस की जो मैं बात कर रहा था, उसमें एक था कि जो जब मैंने कहा कि मुफ्ती साहब के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी लेकिन ज़ाती तौर के ऊपर कभी देखा नहीं था। तो उन कहानियों में वो भी शामिल हैं जो दुल्लत साहब ने बाद में अपनी किताब में लिखी, जो वाजपेयी ईयर्स नाम की उनकी किताब है। उसमें मुफ्ती साहब के जो शौक वगैरह हैं उनके बारे में उन्होंने लिखी। तो जब पहले दिन मैंने मुफ्ती साहब के साथ डिनर किया तो मैं थोड़ा अंदर से क्यूरियोसिटी से देख रहा था कि डिनर के साथ और क्या-क्या लवाज़मात होते हैं। तो मैंने देखा कि कोई चीज़ थी नहीं। उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक खाने-वाने इकट्ठे खाए, ट्रैवल किया, मैंने देखा कि नहीं था। तो लिहाज़ा वो जो एक कंट्रोल कि ये चीज़ें करनी हैं, ये चीज़ें नहीं करनी हैं। सुबह 2 किलोमीटर की वॉक के ऊपर जाना है, शाम को भी वॉक करना है, ये इस तरह से दवाइयाँ खानी हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ये नहीं इस्तेमाल करनी है। ये एक बड़ा एक आगे एक और भी एनेक्डोट इसके वो मैं बताऊँगा। जब ये चीफ मिनिस्टर बने 2015 में, तो तब इन्होंने सिगरेट तक भी पीने छोड़ दिए।
लेकिन सिगरेट का एक होता है कि आप सडनली मत छोड़ें, एक स्लो डाउन का प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप छोड़ें। तो ये सिगरेट रखते नहीं थे। वो जो सिक्योरिटी वाले लड़के थे, जो इनके साथ जो एक अमला होता है एसएसजी का, तो उनमें कोई 2-4 ऑफिसर्स हैं, वो पॉकेट में सिगरेट रख लेते थे। कहीं पे कुछ मीटिंग की, कुछ किया, तो लंच के बाद कभी एक सिगरेट ले लेते थे। तो मैंने कभी एक इसी डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर थे, उनके साथ बात चल रही थी किसी वक्त पे, तो मैंने कहा मुफ्ती साहब ने तो काफ़ी सिगरेट विगरेट भी बंद कर दी है अब। कहते हैं हाँ, खुद कम कर दी है उन्होंने, लेकिन उनके साथ जो सिक्योरिटी बंदोबस्त ड्यूटी में जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने उनको उनकी आदत लग गई है सिगरेट पीने की। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो खाना खाने के बाद ऐसे इशारा करते हैं, तो वो भी सिगरेट निकाल के देता है हाथ में। कहते हैं वो बहुत सारे लड़कों ने पॉकेट में पैकेट्स रखे हुए होते हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई। एनीवे, गोइंग बैक टू 2002, जो हार्ड नेगोशिएशन उन्होंने 16 सीटों के ऊपर की और एक कश्मीर के सेंटिमेंट को सेंट्रलाइज करके किस तरह से रखा, हीलिंग टच उन्होंने कहा कि इसकी कश्मीर में ज़रूरत है। उन्होंने इस चीज़ को एक एकेडमिक तरीके के साथ, एक थ्योरेटिक तरीके के साथ, उन्होंने एक कन्विंसिंग तरीके से के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कश्मीर की सेंट्रलिटी जो है वो जम्मू कश्मीर में किस तरह से है। 16 सीटें उनकी, 20 कांग्रेस की थी, 5 लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, और उसके बाद 13-14 और इंडिपेंडेंट लोग थे, वो सारे एक तरफ, उनका रुझान सबका कांग्रेस की तरफ। उनमें से सिर्फ एक ही आदमी था जिसने पीडीपी को ज्वाइन किया था, मंजीत सिंह। बाकी सब लोग कांग्रेस की तरफ रुझान था। बावजूद उसके मुफ्ती साहब बाजी मार गए। अब जब चीफ मिनिस्टर कोई बन जाता है और आप वही तवक्कात रखें कि जैसे आप पहले आराम से एक ही गाड़ी में ट्रैवल किया करते थे, होटल के लॉन में बैठकर खाना खाया करते थे, या इस तरह से किया करते थे, तो वो पॉसिबल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चीफ मिनिस्टर के कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो एक बीच में गैप आया। इस चलते इस दौरान क्या हुआ कि जब 2 नवंबर 2002 को ये चीफ मिनिस्टर बने, मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने लगभग ऑन ए डेली एवरेज एक ऐसी मीटिंग या ऐसी कोई हिदायत या ऐसा कोई प्रोसेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ऐसा ज़रूर किया है जो बिजली की सप्लाई में सुधार के रिलेटेड हो। वो चाहे किराया वसूल करने का हो, मीटर लगाने का हो, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को रिड्यूस करने का हो, या किसी भी तरीके से जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स के रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी इनकी डेली होती थी। ये मैंने 15 दिन में मैं भी देखता था कि चीफ मिनिस्टर के प्रायोरिटी सेक्टर्स, प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं, क्योंकि ये नवंबर में बने, विंटर का ऑनसेट होता है, बिजली की बड़ी मारामारी होती है। आज देख लीजिए कश्मीर में और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में किस तरह से, बल्कि जम्मू के शहर में लोग किस तरह से बिजली की वजह से हाहाकार हो रही है। तो वो एक बात चलती थी, आप आएँ और आते-आते आप एक ऐसी चीज़ के बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, जो लोगों के साथ डायरेक्टली डेली बेसिस के ऊपर इम्पैक्ट करती है। लोगों को भी अच्छा लगता है कि भी हाँ, ये आदमी को बड़ा दर्द है हमारा इन लीडर साहब को। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, इसी तरह से ये सारा चलता रहा। करते-करते 40 दिन हो गए। इस दौरान मेरे हाथ एक कागज़ चढ़ा, जिसमें, क्योंकि रोज़ बात होती थी, लोग बिजली के किराए नहीं देते, ये होता, वो होता। मेरे हाथ में एक कागज़ चढ़ा। कुछ मुख्तलिफ चीज़ें थी कि ऐसे कौन-कौन से बड़े लोग हैं जिन्होंने बिजली के किराए नहीं भरे हुए। जैसे आजकल नहीं होता कि रोशनी की लिस्ट छापो, इसकी लिस्ट छापो, उसकी लिस्ट छापो, सरकारी बंगलों में लोग बैठे हुए हैं, उनकी लिस्टें छापो। तब ये होता कम था, लेकिन वो बाई चांस मेरे हाथ में आ गई चीज़, मैंने देख ली। तो उसमें मैंने देखा कि एक मुफ्ती साहब का भी नाम था, और इनका जो है 1,04,000 रुपये का बिजली का किराया कई सालों का वाजिबुल अदा था। मैंने स्टोरी कर दी, मैंने लिख दिया उसके ऊपर कि भी एक तरफ तो मुफ्ती साहब ने पावर रिफॉर्म्स के ऊपर इतना वो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये इस तरह से कर रहे हैं। जब वो स्टोरी एडिटर के पास गई, उन्होंने एक गौर की, उन्होंने मेरे साथ एक बात की कि आर यू श्योर कि ये बात ऐसे ही है? मैंने कहा हाँ जी, मेरे इसके कागजात हैं। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था कि ये स्टोरी मेरे नाम से जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, और फिर बाद में देखा चीफ मिनिस्टरों का खौफ किस किस्म का होता है, और अगर आप चीफ मिनिस्टरों को क्या, कि अगर आप किसी तहसीलदार को भी नाराज़ कर दें तो उसका कितनी आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं एक ये एडवेंचर करना चाहता था, तो लेकिन मैं पूरा यकीन नहीं था कि स्टोरी मेरे नाम से जानी चाहिए नहीं, मैंने स्टोरी दे दी। एडिटर को लगा कि स्टोरी अच्छी है। जब अच्छी स्टोरी होती है तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है, रिपोर्टर का नाम दिया जाता है। हर स्टोरी के ऊपर रिपोर्टर का नाम नहीं होता है। मेरे नाम से वो स्टोरी छप गई।
दूसरे दिन सुबह से, तब अभी मोबाइल फ़ोन आए नहीं थे, मुझे टेलीफ़ोन, लोगों का ये सारा, वो इतने, मैं इतना हरासा, इतना मैं परेशान सा, इतना मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ये इतना गलत कर दिया, क्या कर दिया मैंने? मैं जिसके साथ भी बात करूँ कि भई आपको क्या लगता है, ये मैंने ठीक किया कि नहीं? एज़ अ जर्नलिस्ट तो अच्छा किया ना मैंने, आप तायद करते हैं इस बात की? वो कहते हैं खाक अच्छा किया, ये नहीं करना चाहिए था आपने, ये बहुत गलत कर दिया आपने। देर शाम को मैंने डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन के साथ, के बी जंडियाल साहब थे तब डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, उनके साथ बात की। मैंने कहा जंडियाल साहब, वो ये तब एक वो तरीका भी होता था कि आजकल पता नहीं, उसके बाद कभी किसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, या वो टैब वगैरह के ऊपर, आईपैड वगैरह के ऊपर पढ़ लिया करते होंगे। लेकिन तब डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन सुबह सारे न्यूज़पेपर्स की जो रेलिवेंट कटिंग्स हैं वो लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाते थे, उनको बताते थे कि आज क्या-क्या लोगों के ग्रीवांसेस हैं या पॉलिटिकली क्या है वो बताते। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने कहा जनरल साहब, व्हाट डू यू थिंक एज ए जर्नलिस्ट, मैंने अच्छा किया। तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा यार मुझे पता है कि तुम्हारे चीफ मिनिस्टर के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप थे, तुम 2.5-3 साल से अच्छा एक ताल्लुक था, अवॉइड करनी थी, रहने देनी थी, ये नहीं करनी चाहिए थी। जो तुम्हें एक्सेस था चीफ मिनिस्टर के पास, वो एक्सेस बनाते बनाते लोगों को ज़िंदगी लग जाती है। तो मैं थोड़ा सा और घबरा गया, मैंने कहा मामला गलत हो गया थोड़ा। तो ये गए, मैंने कहा आपने जब चीफ मिनिस्टर को सुबह बताया तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ़ ये पूछा कि ये किसने लिखा? तो कहते मैंने तुम्हारे नाम से बताया। तो मैंने यहाँ से कहा कि इसकी कोई क्लैरिफ़िकेशन या कोई रिबटल या कुछ तरदीद वग़ैरह करनी है, तो उन्होंने ऐसे करके कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं खुद ही देख लूँगा मैं। मुझे घबराहट थोड़ी ज़्यादा हो गई कि पता नहीं, अब जब इसका क्लैरिफ़िकेशन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को देर रात कोई 9:30 पौने 10 बजे मैंने फ़ोन किया। तब तक सारे प्रेस नोट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के आ चुके हुए थे और किसी में इसका ज़िक्र नहीं था। दूसरे दिन मैं अब ये, क्योंकि फ़िलवाक़या मैं ईमानन बता रहा हूँ कि मैं डर गया हुआ था थोड़ा। दूसरे दिन मैंने एक डिप्टी कमिश्नर पावर होते थे यहाँ पे, जिगमत नामग्याल उनका नाम था, उनको फ़ोन किया मैंने। ये कि शायद जगमत नामग्याल को इस किस्म की क्लैरिफ़िकेशन दें कि भी वाक़ई ही जो आप कह रहे हो वो ठीक है, या वो ये कहें कि ये नहीं, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड पर्सन थे और ये बिल शायद उन्होंने ज़ाती तौर के ऊपर नहीं पे करना था, ये सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में जो होम डिपार्टमेंट है उसको कवर करना था। मैंने फ़ोन किया, उनके जो ऑपरेटर या पीए वगैरह जो भी होंगे, उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने इस तरह से कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ, बात करना चाहता हूँ। उन्होंने फ़ोन कनेक्ट कर दिया अंदर। वो शायद उनके दफ्तर में बहुत ज़्यादा कोई गहमा-गहमी, कोई डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने फ़ोन की रिंग बजी, उठाया ही नहीं, उठा के रिसीवर साइड के ऊपर रख दिया। वो रिसीवर साइड पे रख दिया तो मैं 5, 7, 10 मिनट इंतज़ार करता रहा कि ये बात करेंगे। उस इंतज़ार के दौरान उनके कमरे के अंदर जो सारी कन्वर्सेशन हो रही थी, वो सुन ली मैंने सारी। उसमें इतनी हीटेड एक्सचेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, पूछा जा रहा था कि ये किसने पब्लिकली ये चीज़ किसने बाहर लाई है, ये किसने कहा है कि इनके फलां जगह रेज़िडेंस है और उसका इतना बिल जो है ये वाजिबुल अदा है, इसके ऊपर बहुत बहस-मुबासा हो रहा था। वो रखा, तो अब मैंने ये बात मज़ीद किसी के साथ शेयर नहीं किया, मुझे पता था कि इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन अब मैंने खामोशी के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया। कोई भी घंटी बजती थी फ़ोन की या दफ़्तर में कोई आता था तो मैं ध्यान से देखता था कि कुछ मामला अब होने वाला तो नहीं है, एज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट स्टोरी। 4-5 दिन के बाद मुफ्ती साहब के सगे भाई वो हमारे दफ़्तर में आए और मुझे रिसेप्शन से कोई 2 बार उन्होंने कहा कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, 2-3 बार तुम्हारे लिए पूछ कर गए। वो आए तो उन्होंने मेरी जेब में डाला 1,04,000 रुपये की ट्रेजरी की रिसीप्ट। तो वो मैंने देखी, तो वो मैंने देखा कि उन्होंने वो बिल पे कर दिया हुआ था। बिल पे करके तो वो लाए। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने ये बाद में कई बार मैंने इसके बारे में लिखा और कई बार इसको कंपेयर किया कि जैसे एक बार मैंने राइजिंग कश्मीर में आर्टिकल लिखा उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम, शायद 2010 दिसंबर की बात है ये। कई महीनों तक उन्होंने राइजिंग कश्मीर की एडवर्टाइजमेंट ही सस्पेंड कर दी। एक और अखबार में भी लिखा था, उनको भी जो है उन्होंने कहा कि ये ध्यान रखना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए वरना ये हम सस्पेंड कर देंगे। और भी बहुत सारे ऐसे मेरे पास एनेक्डोट्स हैं, मुझे यादें हैं कि चीफ मिनिस्टर्स किस तरह से रिएक्ट किया करते थे। दिस वाज़ अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस जो मैं बहुत लोगों के साथ में शेयर करता रहता था।
ये सिलसिला बहुत लंबा है, इसके ऊपर बात करते करते जो है मैंने कहा कि एक बुक लेंथ चाहिए इन सारी चीज़ों को रिकैप्चर करने के लिए, लेकिन टुवर्ड्स द कंक्लूजन कि जो आखिरी एक वो मैं ये चीज़ आउट ऑफ इमेजिनेशन थी, आउट ऑफ थिंकिंग थी, आउट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन थी कि किसी वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी का आपस में एक अलायंस हो सकता है। मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन बाद में मैंने ध्यान से जब मैंने सारी चीज़ों को, सारे वाक़यात को, सारे इंसिडेंट्स को मैंने रिकॉल किया, तो तब मैंने ये असेसमेंट अपने बारे में की कि यार मैं कितना स्टूपिड आदमी हूँ मैं। ये इतने मैसेजेस मेरे पास थे, इनको मैंने डिकोड क्यों नहीं किया। यानी जब मई 2014 में जब मोदी साहब ने ओथ ली, उस दिन से जो पीडीपी ने एक नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करके वहाँ से जो ऑफिशियल स्पोक्समैन उन्होंने बदले, इंचार्ज पार्टी के बदले कि अब बयानात जो हैं वो इनकी तरफ से आया करेंगे। उन बयानात की अगर आप रीडिंग करें, फिर उसके बाद जब मोदी दोबारा जब उससे पहले की बात है, जब मोदी री इलेक्ट हुए थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल से 12 या 13 में, उस वक्त यहाँ से इनका तोहफा जाना और गुजरात मॉडल के बारे में, यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में बातें होनी, जब ये अंदाज़ा लगने लगा था कि शायद यही प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए यही रन करेंगे। दिसंबर की बात है, शायद आखिरी जो फेज़ है इलेक्शंस का वो चल रहा था, और उसमें जो आखिरी फेज़ से पहले 2 दिन पहले जब कैंपेन ख़त्म होती है, तो आखिरी तकरीर के बाद या उसके 3-4 मिड दिसंबर की ये बात है, मोदी साहब जिस दिन जम्मू आए थे, उससे दूसरे दिन की बात है कि मुफ्ती साहब के 3-4 जलसे थे। उस दिन देर शाम को मैं उनके साथ मिला, तो वो बात कहते हैं, आज देखो मजबूरन मुझे भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक करना पड़ गया। मैंने पॉज़ लिया, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं कि मजबूरन मुझे भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक करना पड़ गया। तो उन्होंने बात खैर अपनी कंप्लीट की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दो परिवार और कश्मीर वर्सेस जम्मू की जो तकरीर प्राइम मिनिस्टर ने कल की जम्मू में, लेकिन अब मेरे लिए भी मजबूरी बन गई थी, मुझे भी आज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बोलना पड़ गया। देर रात की बात है, मैं वापस घर आया तो मैंने सारे वो ईमेल्स खोल के, जो उनके प्रेस स्टेटमेंट्स हैं, कवरेज हैं, वो सारी खोल कर देखी, तो मैंने देखा फिर वाकई ये बात है। मुफ्ती साहब ने तो पूरे इलेक्शन के दौरान मोदी साहब के बारे में तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। वो तो गुजरात मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पर्सनल उन्होंने ये ज़रूर कह रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए ताकि हम बीजेपी को रोक सकें, वरना बीजेपी कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाएगी। वो महबूबा जी इस किस्म की ज़्यादा तकरीरें करती थी। मोदी जी तो गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल के बारे में, मुफ्ती साहब खुद जो है वो तो गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल के बारे में बात करते थे। ये कुछ डॉट्स वो लिंक हुए बाद में जब मैं इसको री एग्जामिन कर रहा था। जो जनवरी और फरवरी का महीना, 2 महीने थे जिसमें एक मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, एवरी सिंगल आवर वाज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन कि गवर्नमेंट किसकी बनती है, कैसे बनती है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा बीजेपी के साथ जाती है या इलेक्शन दोबारा होते हैं। ये आउट ऑफ क्वेश्चन था काफ़ी हद तक कि पीडीपी की और बीजेपी की गवर्नमेंट भी बन सकती है। लेकिन दिसंबर को जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स कैमरा के आगे बिठा दिया और वो सारा दिन बात करते रहे कि मोदी साहब की लीडरशिप के बारे में, बीजेपी के बारे में, और जो बीजेपी का जो लेजिटिमेट राइट है, किसी ने आरएसएस के बारे में सवाल पूछा कि भी क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी इज एन आइडियोलॉजिकल जो आर्म ऑफ दिस आरएसएस इज एन आइडियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ बीजेपी, तो क्या बीजेपी के साथ आपका हो सकता है? तो वो कहने लगे कि भी इनका एक लेजिटिमेट राइट है बीजेपी का और आरएसएस का, वो मुल्क के किसी भी हिस्से में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आकर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। नईम अख्तर साहब से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि डायलॉग, उन्होंने इसको अलायंस की पॉसिबिलिटी को सीधा उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, एक नई परिभाषा दे दी कि ये डायलॉग हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये तो सिविलाइजेशनल डायलॉग है हिंदुस्तान में, इस डायलॉग को तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लेकिन हम में से जो ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ लोग जो हैं वो बहुत सिनिकली इसको देखते थे कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और अगर उसमें मैंडेट को इस तरह से आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, शायद हो सकता है कि इसके फॉल आउट्स बहुत अच्छे ना हो, जो ऑफ कोर्स आने वाले महीनों में उसी तरह से हुआ जाके, ये क्योंकि ये पब्लिक टेम्परामेंट ही इसी किस्म का होता है। आप मुल्क भर में देख लें कि आज सोनिया गांधी को किस तरह से कि वो एक जो मेजॉरिटी सेंटिमेंट है, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उससे ताल्लुक वो नहीं रखती हैं। ये हमारी साउथ एशियन पॉलिटिकल रियलिटी है। मनमोहन सिंह
10 साल कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वही एक बड़ी वजह बनी कि बीजेपी इतनी रोबस्ट तरीके के साथ आ पाई। इस किस्म के कुछ आर्गुमेंट बिल्ड किए थे। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, शायद जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले हफ्ते में मैंने आर्टिकल लिखा। उसमें मैंने बड़े स्ट्रांगली मैंने आर्गुमेंट बिल्ड किया कि ये अवॉइड करना चाहिए, ये जो अलायंस है पीडीपी और बीजेपी के बीच, अगर इसकी कोई पॉसिबिलिटी इमर्ज होती है तो ये अवॉइड करना चाहिए। मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट उसमें ये था कि जिन लोगों ने जज्बाती होकर बिल्कुल पीडीपी की आइडियोलॉजी में, पीडीपी की कमिटमेंट में, बातों में बिलीव करके जिन्होंने पीडीपी को वोट दिया है, और जिन लोगों ने इतने एनर्जेटिक तरीके के साथ, एक ओवरवेलमिंग तरीके के साथ बीजेपी को वोट दिया है, ये दोनों लोग जो हैं दे विल फील कंप्लीटली चीटेड। इनको लगेगा हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें ठगा गया है। मैंने जम्मू का खास करके उस वक्त ज़्यादा मैंने इसको एम्फसाइज किया, क्योंकि जम्मू में जो वोटिंग हुई है वो इंटायरली वन साइडेड हुई। कश्मीर में तो हर पार्टी को थोड़ा थोड़ा करके वोट मिला, जम्मू में इंटायरली वन साइडेड वोट हुआ। कि आप बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखें जहां जहां पे बीजेपी के लोग जीते हैं, वहां पे अपोजिशन, वो कांग्रेस का रहा हो या किसी का भी, उनकी जमानत जब्त हुई है। अब जब बीजेपी की सारी कैंपेन को आप देखें तो वो पीडीपी के खिलाफ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थी। आप पीडीपी की कैंपेन को देखें तो माइनस मुफ्ती साहब, वो सारी बीजेपी के खिलाफ थी, क्योंकि कश्मीर में जगह जगह जो है वो महबूबा जी की तकरीरें हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर कश्मीरी में हैं, जिन्होंने वो कहा है कि भाई, उन्होंने कलमा वलमा भी सारा इस्तेमाल करके सारी चीज़ उन्होंने कही है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, हम बीजेपी को जो है वो कश्मीर में दाखिल नहीं होने देंगे, हम बीजेपी के साथ किसी का इत्तेहाद नहीं होने देंगे। अपनी तो बात ही दूर की है, उन्होंने कहा कि हम किसी को भी ऐसा अलायंस पॉसिबल नहीं होने देंगे कि बीजेपी यहाँ पे हुकूमत साजी में आए। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा तो मैंने इसी तरह से इन सारी चीज़ों को यूज़ करके इसको क्रिटिकली मैंने असेस किया, और मैंने बताया कि आने वाले वक्त में जो एक गल्फ है कश्मीर और जम्मू के बीच, वो बढ़ सकता है, नफ़रतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एलियनेशन जिस तरह से पहले कश्मीर में है, कश्मीर में काफ़ी देर से लोग कहते हैं कि हम वोट किसी और को देते हैं, आगे से बन कोई और जाता है। और इसका पूरा मुआवजना जो 5 अगस्त से पहले एक अमेंडमेंट हुई थी, जो 370 को थोड़ा सा टिंकर किया था उन्होंने, वो रिजर्वेशन रूल अप्लाई करने के लिए, उस वक्त जो एक तफसीलन स्पीच होम मिनिस्टर की पार्लियामेंट में थी, जिसको देर शाम को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया कि अगर आप जम्मू कश्मीर को दरअसल समझना चाहें तो ये अमित शाह साहब की पूरी तकरीर आप ध्यान से सुने। अमित शाह साहब ने खुलासा किया पूरा 65-70 साल का, और उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग वोट ये सोचकर इनको देते थे, लेकिन आगे से बन दूसरे जाते थे। तो मैंने ये कहा कि जो एलिनेशन पहले कश्मीर में थी, वही एलिनेशन उस किस्म की अब जम्मू में भी पैदा होगी। तो इन्होंने मुझे दूसरे दिन फ़ोन किया, वहाँ से फ़ोन आया तो बुलाया, उन्होंने कहा, तो 2-3-4 घंटे कम से कम बिठा के रखा, बहुत बहस की, मैंने भी आर्गूमेंट किया। कहते इसको जो है ये तुमने बहुत बड़ा डैमेज कर दिया मेरा, दिस वाज रियली वेरी रॉन्ग। तो तब उस दिन खुल के जो है बहुत अच्छे तरीके के साथ डिस्कशन हुई, और उन्होंने कहा कि देखो ये कश्मीर में न्यूज़पेपर है, वहाँ पे तुमने राइजिंग कश्मीर में मैंने लिखा था, तो वहाँ पे ये किया है, और अब ये डिस्कशन में आ गया है। तो मैंने कहा जी अब ये तो मेरा बिलीफ है, मेरी इस किस्म की सोच है। तो उन्होंने कहा खाक बिलीफ है, 2-3 चीज़ें उन्होंने इस तरह से करके बताई कि भाई तुम्हारा बिलीफ इस तरह से है, तुम इस तरह से सोचते हो, और तुम ये समझते हो कि ये जो तुम एकेडमिकली और इस तरह से आप लोग ये करते रहोगे, थिंक टैंक्स में जाकर बैठते रहोगे, और जो अंदरूनी हालात हैं वो मुफ्ती सईद अकेला ठीक करेगा। इस तरह से जब जाके उन्होंने सारी बात की तो मैंने कहा अच्छा जी बताइए करना क्या है। कहते नहीं, तुम इसको आर्ग्यूमेंट को जो है वो दोबारा रिव्यू करो और बताओ कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये करना। तो मैंने कहा जी ये अगर यू टर्न हो जाएगा पूरी तरह से, इसमें मेरी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी चैलेंज हो जाएगी। तो डिस्कशन हुई, लेकिन मैंने वापस सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि भी इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि भी मोदी के पास मैंडेट है पूरे मुल्क का, और अगर मेरा और मोदी साहब का ये इस तरह से होगा, जो बात हमारी चल रही है, हसीब दराबू आजकल राम माधव के साथ बात कर रहे हैं, इतने राउंड्स हो चुके हैं, बॉम्बे में हमारी ये मीटिंग हुई, दिल्ली में ये हुई, ये सारी हो जाएगी, तो जो चीज़ें आज तक नहीं हो पाई जम्मू कश्मीर में वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मोदी इज़ द पर्सन जो पाकिस्तान के साथ भी डील कर सकते हैं और इस सिचुएशन के साथ भी डील कर सकते हैं। मैंने लिखा, क्योंकि मैं वीकली कॉलम लिखता था, तो मैंने दोबारा एक आर्टिकल लिखा, और उसमें मैंने आर्टिकल में पहले ओपनिंग में ही मैंने समराइज़ किया, मैंने बताया कि लास्ट वीक मैंने ये आर्गुमेंट दिया था,
और तब से लेकर आज तक मेरी कुछ लोगों के साथ जो डायरेक्टली इस प्रोसेस में एंगेज्ड हैं उनके साथ बात हुई है, उनका मानना है, दे आर ऑफ द ओपिनियन, दे आर ऑफ द बिलीफ। फिर वहाँ से जाकर वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। आखिर में मैंने उसको कंक्लूड किया कि आई एम स्टिल सस्पेक्ट ऑफ इट्स फाइनल फॉल आउट। ये थी आखिरी एक जो कॉम्प्रिहेंसिव, फिर बतौर चीफ मिनिस्टर भी बहुत सारे एनेक्डोट हैं याद करने के लिए, लेकिन ये कुछ 3-4 ऐसी चीज़ें थी जो अनफॉरगेटेबल थी। ये कहते थे कि हालात तब्दील होंगे और इनको ये पूरा यकीन था कि मोदी ही हैं, मोदी साहब ही पाकिस्तान को डील कर सकते हैं और उनके साथ मैंडेट है। अगर वो जो फैसला जम्मू कश्मीर के ऊपर लेंगे उस फैसले के ऊपर एक नेशन वाइड अप्रूवल होगा। मैं दिसंबर के महीने में जब मुफ्ती साहब बीमार हो गए तब मैं मुल्क में नहीं था, मुल्क से बाहर था मैं। जब मैं वापस आया तो पता चला कि मुफ्ती साहब बहुत बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो दिल्ली में था मैं और एक गाड़ी में, टैक्सी में मैं बैठा हुआ, तो उसने रेडियो ऑन किया हुआ था, उस पर न्यूज़ आ रही थी, तो मैं बीच में बैठा हुआ, तो बीच में साथ में मेरी फैमिली भी थी, बच्चे भी थे। अचानक से खबर आई, मुझे हल्की सी नींद आई हुई थी, तो मुझे मेरे बेटे ने झंझोड़ के जगाया, कहता पापा आप सुन रहे हो ये क्या कह रहे हैं ये? तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कहते मोदी अंकल इज़ इन पाकिस्तान। यानी आप, ये मैंने इसको पूरा रिकॉल करके इसलिए बताया कि यू कैन इमेजिन कि दिसंबर 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी का लाहौर में जाना अगर एक छोटे बच्चे को इस तरह से सरप्राइज कर सकता है, तो आपको याद होगा कि पूरे मुल्क के लिए वो क्या सरप्राइज रहा होगा। तो बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट उस वक्त के मुफ्ती साहब इस वक्त अस्पताल के बेड पे हैं, और जब उनको ये इतला मिली होगी कि प्राइम मिनिस्टर गए हैं पाकिस्तान, तो मैंने कुछ पार्टी के 1-2 लोगों से बात की, तो मैंने कहा, तो वो कहते कि जी हमने भी जो ये रेडियो से सारी इतलात आई हैं वहीं से हमें पता चला कि प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान गए हुए थे। तो अगर थोड़ा 2 दिन 4 दिन या 2 घंटे या 4 घंटे पहले पता होता तो शायद पीडीपी उसको पॉलिटिकली सेल कर पाती। देखिए जो हमने अलायंस किया था उसके आउटकम्स, क्योंकि पीडीपी फंडामेंटली बिलीव्ड कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन हाईएस्ट लेवल के ऊपर अच्छे हों। तो उस वक्त मैंने एक बात इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने रिकॉल की। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल खोलकर ट्रैवल और बाद में ट्रेड शुरू किया था, इसके बारे में ये 95-96 में कुछ लोगों ने ये ऐसे तजवीज़ें देनी शुरू कर दी थी कि ऐसा क्यों ना किया जाए, लेकिन बाद में ये हो पाया 2004 में। वाजपेयी की गवर्नमेंट थी जब, तो वाजपेयी साहब बात करते थे। 2004 के इलेक्शंस के दौरान इसके बारे में बात आई थी, लेकिन हुआ इलेक्शन के बाद असल में शुरू हुआ। 5 में शुरू हुआ था, जो खुली थी एलओसी ट्रैवल के लिए, वो 5 में खुली थी। तो वाजपेयी साहब डायलॉग वगैरह करते थे, जेकेएलएफ वालों को भी बुला लो, उनसे भी बात करते हैं। एडवानी साहब को उन्होंने इंटरलोक्यूटर रखा था कि ये बात करेंगे उनके साथ। तो कहते हैं कि एक वक्त में लगभग 2003 के किसी वक्त में उन्होंने कुछ सेपरेटिस्ट लीडर्स को बताया कि पॉसिबिलिटी कि ऐसा भी हो सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को खोलकर ट्रैवल के लिए खोला जा सकता है, दोनों तरफ आर पार, ये वो जो सीबीएम वो वक्त हुआ करता था, सीबीएम्स वगैरह का। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, एलओसी खोल देंगे, हमारा तो बड़ा वसी मुद्दा है, दूसरा है। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने फीलर जो है किसी वक्त में मुफ्ती साहब को दिया। तो मुफ्ती साहब ने सुन ली बात। श्रीनगर में आए तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के उन्होंने बताया कि मुजफ्फराबाद को रास्ता जो है वो इतना है। फिर दरअसल जब फिर 2004 के जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसके दौरान इन्होंने मुफ्ती के, मुशर्रफ के और वाजपेयी के फ़ोटोज़ जो हैं वो बिल बोर्ड्स के ऊपर लगा दिए कि मुजफ्फराबाद इतने किलोमीटर दूर, एक पॉसिबिलिटी बता दी। जब असल में अप्रैल 7 या 8 2005 को जब गाड़ी गई श्रीनगर से मुजफ्फराबाद, तो वो बिलबोर्ड्स और वो सारी बातें जो मुफ्ती साहब ने तकरीरें की हुई थी, वो लोगों ने रिकॉल करके ये ज़रूर सोचा होगा कि परहैप्स फर्स्ट इलेक्टेड लीडर उसके दौर में, उसके यहाँ पे होते हुए पहला 1947 से लेकर आज तक जो स्टेटस को है, ख़ास करके लाइन ऑफ कंट्रोल का, उसमें पहली एक तब्दीली आई है। और ये आदमी 1-1.5 साल से पहले से बात कर रहा था, तो जाहिर है कि ये इसकी इंटरवेंशन के साथ, इसकी कैंपेन की वजह से ये आई है। उससे जो पीडीपी की पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी कश्मीर में बनी।
ये मैं तब रिकॉल मैंने किया कि जब मुफ्ती साहब अस्पताल के बेड पे थे दिल्ली में, और मोदी साहब पाकिस्तान गए हुए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए। उसके बाद खैर वो एक चैप्टर ही सारा क्लोज हो गया, डायनामिक ही चीज़ों का, सिचुएशन का सारा बदल गया। आज के दिन मुफ्ती साहब की चौथी एनिवर्सरी के ऊपर उनको खिराज, और उनकी याद में ये 4 चीज़ें मैंने रिकॉल करके उनकी जो पॉलिटिक्स है, इम्पैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टाइम टू टाइम जब इवेंट्स होते जाएंगे और जो चीज़ें मुफ्ती साहब के खाते में पड़ती हैं उनके बारे में बातें होती जाएंगी। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।